प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 जो वर्ष 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए है एवं यह सेशन आपको बीपीएससी टीआरई 3 स्पेशल सीटेट डीएलएड बीएड आदि संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। इस सेशन में आपको कुछ पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू होंगे जिसका सटीक प्रश्नोत्तरी हम लोग साझा करेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व ऑफलाइन में ही रहा है, किंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन का पार्ट 26 होगा, जिसे प्रैक्टिस सेट के रूप में रखा गया है। पिछले पार्ट में आपको 1/10/2013 को आयोजित की गई परीक्षा जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से था BETET, उसका पीवाई कोई आपको पिछले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न 1 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? A करण, B संप्रदान, C संबंध, D अधिकरण। ABCD के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सब जानते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, संबंध का के की, आपादान से संबोधन हेयरे। ये आपको कारक है और कारक की विभक्तियां हैं। तो चारपाई शब्द किस कारक में मिलेंगे? चारपाई, उसमें लगा हुआ है आपको पर, तो यह पर आपको अधिकरण में मिलेंगे। अधिकरण में पर, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है, अधिकरण। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, सामूहिक वाचन तथा व्यक्तिगत वाचन किसके वाचन कहलाते हैं? A सस्वर वाचन, B मौन वाचन, C गहन अध्ययन, D इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है A, B, C एवं D से। तो सामूहिक वाचन तथा व्यक्ति वाचन ये है आपके मौन वाचन। मौन वाचन कहलाते हैं। ऑप्शन आपको A की ओर है, B की ओर है, B। ऑप्शन आपका B होगा, मौन वाचन। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? A मौन वाचन, B गहन अध्ययन, C व्यक्तिगत वाचन, D सामूहिक वाचन। ABCD के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। छात्र, लर्नर, जो वाचन करते हैं उन्हें कहा जाता है व्यक्तिगत वाचन।
वो अपने आप में व्यक्तिगत, सेल्फ, यह है आपका व्यक्तिगत वाचन। ऑप्शन सी, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए सस्वर वाचन, बी सामूहिक वाचन, सी गहन अध्ययन एवं डी मौन वाचन। सही विकल्प का चयन करना है। व्यक्तिगत वाचन, व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन, यह है वाचन। तो जब व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सवाल यही है। तो यह है हमारा सामूहिक वाचन। जो ऑप्शन है आपको बी में सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया सामूहिक वाचन। ये रहा सही उत्तर, सामूहिक वाचन। अगला प्रश्न, सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? ए लिखना, बी पढ़ना, सी मौखिक और डी सुनना। ABCD के सही विकल्प चयन करना है। सस्वर वाचन मतलब स्वर के साथ जो वाचन किया जाता है उससे कौन सी अभिव्यक्ति, किस प्रकार का स्किल हमारा डेवलपमेंट होता है, कौन सा कौशल का विकास होता है इसको। तो जब वाचन करते हैं तो ये हमारा होगा ओरल, मौखिक। इसमें हमारा आ जाएगा मौखिक। ऑप्शन सी, ये रहा सही उत्तर, 5 का सी। अगला प्रश्न, लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? ए वर्ण, बी व्यंजन, सी ध्वनि, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? लिखित भाषा की अंतिम इकाई, भाषा की अंतिम इकाई क्या है? तो वो हमारा वर्ण हो जाता है, हमारा वर्ण हो जाता है। ये आपका भाषा का इकाई, लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपको ए की ओर है, ये रहा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञान अर्जन का विकास होता है? ए सस्वर वाचन, बी गहन अध्ययन, सी मौन वाचन, डी व्यक्तिगत वाचन। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो गहन अध्ययन, डीपली स्टडी हमारे योग्यता के विकास एवं ज्ञान में वृद्धि करता है, ज्ञान अर्जन में विकास करता है। गहन अध्ययन, प्रश्न एक बार पुनः, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास, योग्यता एवं ज्ञानार्जन इसका कहाँ होता है विकास, डेवलपमेंट? तो ये हमारा है गहन अध्ययन। जब हम उसको गहनाई से, गहनता से स्टडी करते हैं तब हमारा इसका विकास होता है। सही ऑप्शन आपको बी की ओर है, ये है गहन अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्न में वाचन की विधियां
कौन सी है? ए सस्वरोच्चार विधि, बी संयुक्त विधि, सी कविता विधि, डी सभी। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो वाचन की विधियां, यहाँ विधियां, वाचन की विधियां पूछी जा रही है। तो सस्वर वाचन, वाचन जो है आपको सस्वर के साथ भी किया जाता है, सस्वरोच्चार, ये आपका सही है। संयुक्त विधि से भी वाचन होता है, संयुक्त विधि भी, और कविता विधि, कविता विधि, कविता भी आपको सस्वर के साथ वाचन किया जाता है। तो यह वाचन की एक विधि है। इस प्रकार हमारा तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी की ओर सभी, ऑप्शन डी है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, छात्र में वाचन के आरंभिक कौशलों का विकास हो जाए तो कौन सा अभ्यास कराना चाहिए? ए सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी गहन अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी, डी के विकल्पों से। छात्र में वाचन के आरंभिक कौशलों का विकास हो जाए, जो शुरुआत है उन कौशलों का विकास हो जाए छात्र में, तो कौन सा अभ्यास शिक्षक को कराना चाहिए? शिक्षक को कौन सा अभ्यास कराना चाहिए कि छात्रों में आरंभिक कौशल का विकास हो? तो उसे मौन वाचन, सेल्फ, उसे मौन वाचन कराना चाहिए, ऑप्शन बी मौन वाचन। अगला प्रश्न, वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। वाचन संबंधी यह परिभाषा किसकी है? ए एस.के. देशपांडे की, बी डॉक्टर पांडे की, सी डिसेंट की, डी प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी, डी से। तो ये 10वां का सही उत्तर आपका है डॉक्टर पांडे की। डॉक्टर पांडे का कहना है कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। ये आपको डॉक्टर पांडे की है कथन, डॉक्टर पांडे की परिभाषा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डॉक्टर पांडे की। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा प्रधान भाषा है। ए अनुकरण का, बी शुद्धता का, सी अनुप्रिय का, डी ये सभी। ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रधान भाषा मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा का प्रधान भाषा अनुकरण है। ये आप देखकर कि कोई किस प्रकार का वाचन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ स्थिरता है, यह आप अनुकरण करके, ये प्रधान भाषा मौखिक भाषा का कहलाता है। ऑप्शन ए की ओर है अनुकरण का। मौखिक भाषा प्रधान भाषा होता है अनुकरण का। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति अधिक होता है। ए सरल, बी सुविधाजनक, सी सरल और सुविधाजनक, डी इनमें से
कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति अधिक होती है, अधिक होती है। तो मौखिक जो है यह आपको सरल है, यह आसानी है। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सरल मौखिक है। और कहीं भी, किसी भी जगह फ्लेक्सिबल होने के कारण यह आपका सुविधाजनक है, सुविधाजनक है। इस प्रकार हमारा ए एवं बी दोनों कथन सही है। जो मौखिक अभिव्यक्ति अधिक होता है, ऑप्शन सी होगा, सरल और सुविधाजनक दोनों। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, व्यक्ति अपने मनोभावों का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से किन रूपों में कर सकता है? ए, मौखिक भाषा द्वारा, बी, लिखित भाषा द्वारा, सी, मौखिक एवं लिखित भाषा द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है। भाषा के माध्यम से किन रूपों में? अपने मनोभावों को, हमारे मन में जो कोई भी बात विचार भावना जो उत्पन्न होती है उन्हें हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? तो हाव भाव, लिखित एवं मौखिक। हाव भाव, गेस्चर, पोस्चर, ये इसको मौखिक के रूप में कहा जाता है। और लिखित, जिसे हम लिख कर करके किसी को संदेश पहुंचा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो उन व्यक्ति के मनोभाव का प्रकटीकरण है वह आपका मौखिक एवं लिखित दोनों संप्रेषण है। ये दोनों रूप में प्रकटीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सही होगा सी, मौखिक एवं लिखित भाषा द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तर देते वक्त सावधानी बरतेंगे कि सही विकल्प क्या है, ऑप्शन में क्या दिया गया है। सभी ऑप्शनों का एक बार जरूर सरसरी निगाह रखा जाए, कारण कि हड़बड़ी में परीक्षा का कुछ समय अंतराल में मानसिक दबाव रहता है। तो मौखिक द्वारा, भाषा द्वारा ही नहीं या लिखित भाषा, सभी विकल्पों को देखकर, चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हम लोग समझते हैं, तो सही विकल्प सही ढंग से, सही जानते हुए भी गलत विकल्प का चयन न करें। आराम आराम से इन प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दिया जाए तो ये हमारा स्कोर को अच्छे करेगा। ये आपको हिंदी विषय जो भाषा से के अंतर्गत आएंगे 22 अंकों का होगा और 8 अंक का आपको अंग्रेजी रहेगी, तो उस पर भी फोकस करना है और हिंदी को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि यह आपको स्कोरिंग पावर रहेगा, स्कोरिंग मार्क्स बनाएगा। तो इस पर भी हमें हिंदी को भी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इससे ही हम अपने आप को सफल साबित हो सकते हैं। ये रहा हमारा सही उत्तर, मौखिक एवं लिखित भाषा द्वारा। अगला प्रश्न, मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? ए, कहानी रचना, बी, चित्रों का प्रयोग, सी, वाद विवाद प्रतियोगिता और डी, ये सभी। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो प्रश्न स्पष्ट है कि किस प्रकार के साधन का प्रयोग करके बच्चों में मौखिक रचना या वार्तालाप, जो कुछ भी हम वर्ग शिक्षण में, वर्ग कक्ष में बच्चों के साथ, बच्चों को किन साधनों से उसको
अभ्यास कराएं कि कैसे बोला जाए, कैसे हम लिखेंगे, इसकी रचना, इसका कंस्ट्रक्शन हम अपने माइंड में कैसे करें। तो यदि कहानी कहा जाए और कहानी सुनाया जाए और बच्चों को सुनने के लिए कहा जाए, उनको भी बोलने के लिए मौका दिया जाए, बच्चे बोलते ही हैं कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तारतम्यता बनी रहे, तो ये कहानी के माध्यम से भी बच्चों में रचना या मौखिक रचना या बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा। ये अभ्यास करने से उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। चित्रों का प्रयोग, चित्र बनाने से भी बच्चों में ये कि इसका कौआ का चित्र बनाया, तितली का चित्र बनाया, झंडा का चित्र बनाया, तो झंडा का चित्र में 3 रंग है, कौन सा रंग ऊपर जाएगा, कौन सा रंग नीचे आएगा, बच्चे से पूछने पर उनका स्किल का डेवलपमेंट होता है। वो बातचीत करते हैं कि किस में किस रंग आएगा, कहाँ भराएगा। ये चित्र के माध्यम से भी एक दूसरे से वाद विवाद कि तिरंगा झंडा में ही मान कर चला जाए कि तिरंगा झंडा में ही सादा बीच में क्यों रखा गया, ऊपर केसरिया और नीचे हरा, बीच में सफ़ेद रंग क्यों प्रयोग किया गया। ये बच्चे एक दूसरे से आपस में समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, शिक्षक इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ए, बी एवं सी ये तीनों ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन डी की ओर जा रहा है ये सभी हमारा सही विकल्प है, सही उत्तर है ये सभी जो ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मौखिक एवं लिखित रूप किसके हैं? ए हिंदी, बी समाज, सी भाषा, डी ये सभी। तो मौखिक एवं लिखित, ओरल एवं रिटेन, ये किसके फॉर्म है, किसके रूप माने जाते हैं? मौखिक एवं लिखित। तो हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है वह आपको अभी पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा कि मौखिक एवं लिखित रूप से हम अपनी बातों को प्रकटीकरण कर सकते हैं। तो ये है आपका मौखिक एवं लिखित। मौखिक एवं लिखित रूप किनके हैं ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो ये रूप है आपको भाषा, भाषा जो ऑप्शन सी की ओर है, भाषा ऑप्शन सी। प्रश्न एक बार पुनः, मौखिक एवं लिखित रूप किसके है? तो सही उत्तर होगा भाषा ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही उत्तर ऑप्शन सी भाषा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं समाप्त किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।